देखा, पीएम की तरह दिखने वाले एक नकली मोदी को देखा है। कल दिल्ली में असली पीएम मोदी से मुलाकात होगी। कल देखते हैं कि वह बोलने वाले पीएम हैं या काम करने वाले। तो देखिए, मंत्री इरफान अंसारी का यह आपत्तिजनक बयान सामने आया है। उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि अब तक पीएम मोदी को सिर्फ टीवी पर देखा, पीएम की तरह दिखने वाले एक नकली मोदी को देखा है। कल दिल्ली में असली पीएम मोदी से मुलाकात होगी। कल देखते हैं कि वह बोलने वाले पीएम है या काम करने वाले। मुलाकात हुई, लेकिन सामने फेस टू फेस नहीं हुई। तो एक हूबहू जो नकली शक्ल वाले से मेरा मुलाकात हुआ था, तो मैं उनको ही मोदी जी मान लिया था। लेकिन कल जो मोदी जी से भेंट होगी, मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे हैं, काम करने वाले हैं कि बोलने वाले हैं, देखने में कैसे लगते हैं। तो कल देख के हम बात करेंगे आपसे। और हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां बच्चों की विवाद में मारपीट हुई। 2 बच्चों में हल्की नोकझोंक हुई। एक बच्चे के चाचा ने नाबालिग को पीटा, बच्चे की बेरहमी से पिटाई हुई। घटना का वीडियो अब वायरल है। क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। पीड़ित के परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। बरही थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जहां बच्चों के विवाद में मारपीट की ये तस्वीर देख रहे हैं। 2 बच्चों में हल्की नोकझोंक हुई। बरही थाना क्षेत्र का यह मामला है। मतलब सजा कुछ करवाही कीजिए, उसको सजा कुछ होना चाहिए। इस तरह मेरा बच्चा आज किया है, कल होके फिर दूसरा बच्चा के करेगा, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा बताइए। हुआ है हाँ, खेलने दौरान हुआ था। नहीं उससे हमारा कुछ दुश्मनी था, नहीं उसको कुछ दुश्मनी था। हम तो यहाँ रेंट पर रहते हैं, सर कमाने खाने आए हैं। अरे रेंट पर रह के हम किसी का हम कहाँ दुश्मनी पालेंगे। हम लोग बच्चा में लड़ा हुआ था। यह बॉलिंग किया तो वो बच्चा बॉल बीट कर गया, तो बॉल को नहीं टच कर पाया बैट से, तो वो बॉल उसके पैर में जा करके लग गया। तो वह बच्चा फिर वापस अपने घर चला गया और अपने गार्जियन को बुला करके लाया, जिसमें उसकी माता और उसके चाचा आए। तो वो घटना को बिना जाने बगैर उसके चाचा जी हमारे छोटे भाई को बेरहमी से मारपीट किए हैं। और यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आज मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। तो जो हमें उचित न्याय मिलना चाहिए और बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए, और जो आरोपी है उसे कड़ी सजा मिलना चाहिए। बहुत एकदम मारा है, इतना पटक के मारा, उनको समझाए नहीं समझे। फिर लास्ट में उनका फिर गार्जियन को पूरा हल्ला किए, तो गार्जियन दौड़े, फिर भी वो बहुत मारते रहा। उसके बाद के बोलने से भी नहीं सुना, इतना माफी हम लोग मांगे बच्चा के यहाँ से। फिर भी दोनों लेडीज थे ना। हम लोग का बच्चन खेल रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे थे कि बच्चन खेल लेगा तो फिर ले चलेंगे उसको अपने घर। उनको बोल रहे थे, पूरा में ही वो आके पिटने लगे। और रांची से बड़ी खबर, जहां कारोबारी को गोली मारने वाला गिरफ्तार किया गया है। शूटर चंदन की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। 15 अक्टूबर को 6 गोली मारी थी। गोलीबारी में घायल व्यवसायी हुए थे। मास्टरमाइंड समेत कई आरोपी की तलाश जारी है। दलादली ओपी इलाके का यह मामला सामने आया है, जहां गोलीबारी करने वाला गिरफ्तार हुआ है। शूटर चंदन की गिरफ्तारी की गई है। रांची से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 15 अक्टूबर को इसने 6 गोली मारी थी और इसी मामले में गिरफ्तारी। धनबाद से बड़ी खबर, जहां पेट्रोल पंप के पीछे गोलीबारी हुई। पंप मालिक के बेटे को गोली लगी है। घायल सौरभ को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पेट्रोल पंप के पीछे बियर की बोतलें मिली हैं। सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। निरसा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया, तो पंप मालिक के बेटे को गोली लगी है। धनबाद से बड़ी खबर, घायल सौरभ को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। कंधे पर गोली लगने की सूचना है, जो हॉस्पिटल में इलाज में है। तो उसी में हम लोग अनुसंधान में आए थे। मामला इस समय में दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं उसमें, और जानकारी ली जा रही है किस परिस्थिति में इस तरह की घटना हुई है, और गोली चालन की जो घटना हुई है किस रूप में हुई, या दुर्घटनावश हुई है या तो किस कारण से हुई है। जानकारी प्राप्त हो रही है कि उसके पास लाइसेंसी गन भी है। तो उसकी जांच, हम लोग सभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में ऐसा हुआ है, और भी जो अन्य लोग थे उनके भी तलाश करने की। झारखंड में छात्रवृत्ति पर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। लंबे वक्त से पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यह मामला सड़क से सदन तक जा पहुंचा है। मामले में राज्य के मंत्री चमरालिंडा ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और उन्हें मामले से अवगत कराया। मामले को लेकर जेएमएम ने कहा कि राज्य के छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित करना उचित नहीं है।
केंद्र को इस विषय पर संवेदनशील होना चाहिए। वहीं बीजेपी राज्य सरकार को मामले का दोषी मान रही है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर अपनी नाकामी छुपाने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। परंतु पूरे 5 सालों तक किसी राज्य के साथ सौतेला व्यवहार, वो इसलिए कि आपकी माइंडसेट की सरकार नहीं है या आपके दल की सरकार नहीं है, इसलिए प्रताड़ित करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार अपनी नीयत, अकर्मण्यता को छिपाने के लिए हर बात के लिए केंद्र सरकार पर ठिकरा पड़ती है। देखिए, केंद्र सरकार का जहाँ तक नियम है कि कोई भी राशि केंद्र सरकार देती है तो उस राशि का सदुपयोग प्रमाण पत्र। छात्रवृत्ति के मामले में बीजेपी पूरी तरह से थोथा दलील दे रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। विधानसभा के बीते सत्र में, शीतकालीन सत्र में सरकार ने पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ में केंद्रांश की राशि जो 300 करोड़ से भी ऊपर है, इसकी पूरी तथ्यों के साथ में विधानसभा के पटल पर रखने का काम सरकार ने किया है। झारखंड में पेसा कानून की नियमावली कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार कर रही है, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुई, जिससे ग्राम सभाओं को लघु खनिज, जल और वन संसाधनों पर अधिकार नहीं मिल पा रहा है। 2019 और 2023 में ड्राफ्ट बने पर लंबित रहे और हाईकोर्ट के दखल के बाद पंचायती राज विभाग ने नियमावली का नया ड्राफ्ट कैबिनेट को भेजा है, लेकिन कोई निश्चित तारीख नहीं है। वहीं अब इस देरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। जेएमएम ने कहा है कि हमारी सरकार आदिवासियों को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसे लागू करेगी। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये सरकार आदिवासियों का भला नहीं चाहती है। देना चाहिए था इस सरकार को, पता नहीं खुद को आदिवासियों की हितैषी कहती है लेकिन चर्च के कहने पर चलती है, क्योंकि रूढ़िवादी व्यवस्था जो है वो लागू हो जाएगी पेसा कानून के बाद। जितने जो ओरिजिनल यहाँ के आदिवासी हैं, जो धर्मांतरित नहीं हैं, उनको ही शासन व्यवस्था में स्थान मिलेगा। जो धर्मांतरित लोग हैं वो चले जाएंगे बाहर। तो इसलिए चर्च के दबाव में राज्य सरकार पेसा को लागू नहीं कर रही है। पेशा तो लागू होना तय है, परंतु कोई खामी न रह जाए, कहीं से कोई चूक न हो जाए, बिल्कुल संभलकर पूरी तरह से अध्ययन करके क्या उसमें जोड़ा जा सकता है, क्या उसमें और एड ऑन किया जा सकता है, किसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, सामाजिक प्रभाव पड़ेंगे, उन सभी का अध्ययन करके, और बहुत जल्द सरकार पूरी तरह से गंभीर है। मुझे लगता है बहुत जल्द कैबिनेट के रास्ते राज्य सरकार इसे लागू करेगी। झारखंड में जमीन और फ्लैट के म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन में परेशानी हो रही है। सॉफ्टवेयर के अपग्रेड होने की वजह से यह समस्या हुई है, जिस कारण लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। दूसरी ओर स्वमोटो म्यूटेशन के मामले तो अंचलों में आ रहे हैं, लेकिन उसके म्यूटेशन की प्रक्रिया की रफ्तार धीमी है। राज्य भर में 51,530 म्यूटेशन के मामले लंबित हैं। वहीं रांची में बगैर आपत्ति के 3,500 मामले लंबित हैं। म्यूटेशन के लंबित मामले को लेकर रांची उपायुक्त ने 30 दिनों के भीतर अनापत्ति वाले म्यूटेशन को पूरा कराने का निर्देश दिया है, तो वहीं आपत्ति वाले म्यूटेशन पर भी 90 दिनों के भीतर डिस्पोजल के निर्देश दिए गए हैं। आम जनता लगातार बार बार अंचल कार्यालय या जो जिला मुख्यालय चक्कर काट देते, लेकिन उस तरह की अभी काफ़ी कमी आई है। और पहले जो पेंडेंसी रहती थी उसमें भी कमी आई है, और सभी अंचल अधिकारी लोग भी जो है इसमें संवेदनशील होकर कार्य कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर में अपडेशन के कारण म्यूटेशन की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ चुकी है, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य भर में ये परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है, और इसे लेकर सबसे जो बड़ी समस्या आ रही है वो ऑनलाइन आवेदन में है, जिसकी रफ्तार काफ़ी धीमी है, और इस वजह से लोग जो हैं वो अंचल कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि रांची डीसी ने इसे लेकर तमाम जो अंचल कर्मचारी हैं उन्हें दिशा निर्देश जारी किया है, और कहा है कि जो भी अनापत्ति प्राप्त आवेदन है उसे 30 दिनों के भीतर
उसको निष्पादित करे, तो वही जिसमें आपत्ति है, जिन म्यूटेशन आवेदन में आपत्ति है, उसे 90 दिनों के भीतर ही उसका निष्पादन किया जाना चाहिए और इसे लेकर विशेष दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। वहीं रांची उपायुक्त की माने तो अब जो परेशानी है उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। खबर रांची से, जहां 2000 प्रशिक्षकों का गुस्सा फूटा। धरना दे रहे प्रशिक्षकों ने लंबित मानदेय के तत्काल भुगतान की मांग की। शिक्षकों ने बताया कि हम लोग आउटसोर्स के तहत काम कर रहे हैं, हम लोग की समय पर वेतन नहीं मिलता है। विधायक जयराम महतो ने जल्द मामले के समाधान का भरोसा जताया। निदेशक शशि रंजन ने बताया कि जल्द ही इन लोगों की जो भी समस्या है उसका निदान कर लिया जाएगा। आउटसोर्सिंग की वजह से एक्चुअली पेमेंट का जो मामला है, पिछले 10 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में, तो क्या होता क्या है कि आउटसोर्सिंग की वजह से ये पेमेंट हमेशा डिले जाता है और हर बार हम लोग अपना मानदेय लेने के लिए हम लोग यहाँ जेपीसी कार्यालय पूरे प्रदेश से लोग आकर के हमेशा हम लोग आकर के हम लोग भीख के जैसे यहाँ पे मांगते हैं, तब जाके मिलता है। तो ये एक सबसे बड़ी विडम्बना है हमारे प्रदेश के लिए। बात रह गया कि इंक्रीमेंट हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल इंक्रीमेंट बढ़ा करके स्टेट को दे रही है। हर साल पैसा ये लोग क्या कर रहे हैं, मनमानी हम लोग को नहीं दे रहे हैं और पैसा को वापस क्या करने पता नहीं, उसका यही लोग समझेंगे। जैसे ही फंड मैंने संभावना है कि आ जाएगा बहुत जल्द, और हमें लगता है कि जो समग्र वाले हैं उनको 7 दिन से 15 दिन के अंदर, और बाकी जो स्टेट फंडिंग है वह कुछ प्रक्रियाओं से गुजरेगी। उसके बाद उसमें भी संभावना है कि इन लोग विशेष से बातचीत करेंगे और उस कार्य को भी संपादित करने का काम करेंगे। कुछ टेक्निकल कारणों से उपलब्ध नहीं हो पाया, तो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है और बहुत जल्दी हम लोग को फंड उपलब्ध हो जाएगा। जैसे ही फंड उपलब्ध हो जाएगा, सभी को जो निर्धारित मानदेय है सभी को जो कंपनियां उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो जिस कंपनी आउटसोर्स कंपनी है उनको भी डायरेक्शन दिया गया तत्काल इनको भुगतान कर दिया जाए, और जैसे ही हम लोग को फंड की उपलब्धता हो जाती है उनको फिर से पेमेंट कर देंगे। खबर रामगढ़ से, जहां वन प्रमंडल में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। इस साल हाथी ने अब तक 9 लोगों की जान ले ली है। साथ ही कई घरों को भी हाथियों ने इस दौरान तोड़ डाला है। फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग ने मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की राशि दी जाती है। हाथियों का डर लोगों में ऐसे समाया है कि मंगलवार को हाथियों के हमले से 4 लोगों की मौत के बाद स्कूलों को बंद करना पड़ा। रामगढ़ जिले में कई खुली कोयला खदान के खुलने और जिले में कई फोरलेन सड़क निर्माण कार्य होने के कारण हाथियों का मूल कॉरिडोर बाधित हो गया है, जिस कारण हाथी भटककर आबादी की ओर आ रहे हैं। इससे हाथियों और इंसानों में टकराव बढ़ा है और जान माल का नुकसान हो रहा है। तो देखिए, आबादी वाले क्षेत्र में हाथी क्यों जाते हैं ये भी समझना जरूरी है। तो जंगलों में भोजन और पानी की कमी हो गई हो तो खेत बस्तियों में फसल और पानी की तलाश में पहुंचते हैं। हाथियों के आवास को टुकड़ों में बांट दिया गया। हाथियों के आने जाने का रास्ता बंद हो गया हो। पुराने रास्तों में इंसानी बस्ती बन जाने के कारण भी हाथियों का मूवमेंट होता है। साल भर उगाई जाने वाली फसलों से भी इन हाथियों का आकर्षण होता है और हाथियों की आबादी रहने की क्षमता से ज्यादा जब होती है तब भी इनका मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह देखने को मिलता है। ओवरपास दिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान जब वो निर्माण कार्य चल रहा है तो जरूर हस्तक्षेप हो रहा है, जो कि उनके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिड्यूस कर रहा है और इससे द्वंद्व बढ़ता है। उनको जंगल में भोजन नहीं मिल पा रहा है और उसका कॉरिडोर एरिया है, आने जाने का जो है रास्ता है, वही आसपास लोग कभी बाहर में बैठ करके, कभी घर में बैठ करके कोई नशीली शराब पी रहा है, दारू पी रहा है, हंडिया पी रहा है, ये सब से उसी से सुन करके आ जा रहा है ना। जो हम लोग के साथ घटा है ऐसा किसी के साथ ना घटे। तो क्या वो वीडियो बना रहे थे क्या हाथी के पास जाकर? नहीं, देखने के लिए गए थे, बहुत भीड़ था। इधर बैंक से जा रहे थे पैसा निकाल के सारू बेड़ा से। अच्छा। तो उसी दौरान देखे भीड़, तो उनको भी लगा कि हम देखेंगे हाथी को, तो वही देखने क्रम में दौड़ाने लगे तो गिर गए, तो उसी कारण हाथी ने उसको कुचल दिया। आपका नाम? हाथी इधर इसका कॉरिडोर है और कॉरिडोर में हाथी घूम ही रहा है। अभी 4 लोग को मारा है रात में? अभी रात में 4 आदमी, एक सीसीएल कर्मी को भी मारा गया जो केतला में कार्यरत था। अब बात करते हैं हाथी के आतंक की। रामगढ़ के कुज्जू वन क्षेत्र में हाथी का आतंक जारी है। हाथी के हमले से 4 लोगों की जान भी जा चुकी है। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं उनके सब्र का बांध भी टूट गया है और सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं। सावधान, कुज्जू में हाथियों की दस्तक।
लोगों की जान ले रहा ये हाथी। तिनके की तरह पटका फिर ली जान। हाथी के आतंक से कब मिलेगी निजात? जी हां, रामगढ़ में हाथी का आतंक जारी है। वन प्रमंडल के कुजू वन क्षेत्र में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। हाथियों ने 4 लोगों की पटक कर जान ले ली है और 20 घरों को तोड़ डाला है। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर आरा सारूबेड़ा घाटों मुख्य मार्ग को 4 घंटे से अधिक समय तक जाम कर दिया। ग्रामीण मुआवजे और कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। समझौते के बाद वन विभाग ने मृतक के परिजनों को 25-25 हजार नगद समेत और सुविधाएं भी देने की घोषणा की, जिसके बाद जाम हटाया गया। मतलब 1-1.5 महीना से हम लोग का हाथी जो आ रहा है हम लोग को परेशान करके रखे हुए। मार दिया जी सर, रात में 9:30 बजे रात में। का मुआवजा चाहिए और अभी लाश उठाने का जो वो प्रक्रिया है वो तो मिल गया 25,000। उसके सिवा और क्या चाहेंगे कि ये लोग भगाए। मंगलवार को झुंड से भटके एक हाथी ने एक युवक को कुचलकर मार डाला। मृतक सीसीएल में सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत था। बताया जा रहा है कि वह अन्य लोगों के साथ हाथी के पास जाकर वीडियो बना रहा था। इसी दौरान हाथी ने गुस्से में आकर लोगों को दौड़ा दिया। भागते हुए युवक एकदम से गिर गया, जिसके बाद हाथी ने उसे कुचलकर मार डाला। मुआवजा 25-25 हजार रुपया चारों को दिया जा रहा है। हाथी को भगाने के लिए हमारा क्वार्टी और खुद हमारे कर्मचारी स्टाफ सब जो है वो भगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि कब तक हाथी के हमले से लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। हाथी फिलहाल पास के जंगलों में ही मौजूद है और हाथियों का डर कहीं न कहीं यहाँ पर ग्रामीणों में देखा जा रहा है। इनका कहना है कि हाथियों के डर से वे जगह करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में वन विभाग को अस्थायी समाधान निकालने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। खबर दुमका से, जहां पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। गोड्डा की सीमा पर अवस्थित हंसडीहा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से करीब 1 करोड़ के स्वास्थ्य उपकरण की चोरी हुई थी। पुलिस ने मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी की। उपकरण चुराने के लिए 2-3 माह से काम में लगे हुए थे। उपकरण की चोरी केवल तांबा का तार हासिल करने के लिए की गई थी। कॉपर का तार को चोरी करने के लिए इनके द्वारा संगठित होकर बीच में चोरी किया गया है और इसमें कुल 5 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है और ये अपने अन्य सहयोगियों का नाम भी बताए हैं। बोकारो के सेक्टर 12 पुलिस लाइन मैदान में जिले में नियुक्त 101 ग्रामीण पुलिस की प्रशिक्षण परेड आयोजित की गई। डीसी और एसपी ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। प्रशिक्षुओं ने अनुशासित और समन्वित प्रदर्शन किया। उपायुक्त ने चौकीदारों को समाज की सुरक्षा की पहली कड़ी बताया। कार्यक्रम में प्रशिक्षकों और पुलिस पदाधिकारियों ने सभी को प्रमाण पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम का अंत किया जाने से इनके जीवन में हमेशा जो देशभक्ति की भावना है, आज की जो फीलिंग है, जो अपबिट हो गई है, ये हमेशा इनके साथ रहेगा। ये हमेशा याद करेंगे इसको। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि इस सेरेमनी के द्वारा हम इनकी ट्रेनिंग के प्रोसेस को समाप्त करें। तो मुझे बहुत खुशी है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम का इन लोगों ने आयोजन किया है। ग्रामीण पुलिस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग, क्राइम प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जैसे बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर समस्याएं जो उत्पन्न होने वाली होती हैं उससे पहले उसको भांपना और उसकी जो टाइमली इंफॉर्मेशन प्रशासन को, पुलिस को देना ताकि वो बड़ा ना हो सके। और चलिए